हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। पूर्वाधिकार अंश होते क्या हैं कि ऐसे अंश या ऐसे शेयर्स जिनको सबसे पहले अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का मतलब होता है कि उनको पैसा वापस से लौटाना। एक कंपनी अपने जीवन में कभी भी इरिडेम्पल प्रीफरेंस शेयर के इशू नहीं कर सकती, यानी कि एक कंपनी को केवल वही शेयर इशू करने पड़ेंगे जिनका एक टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा वापस लौटाना पड़ता है, इसलिए उसे हम बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ ए प्रीफरेंस शेयर। एक कंपनी अपने जीवन के अंदर अगर कभी इस प्रकार के कोई अंश निर्गमित करनी है जिनका शोधन जो है रिडम्पशन वो 20 साल के बाद कर रहा है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां हैं वही 20 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम के लिए क्या कर सकती हैं, प्रीफरेंस शेयर को इशू कर सकती हैं। लेकिन इनको भी 20 साल के बाद 21वें साल से 10% के हिसाब से अपना इनका क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा, इनका पैसा वापिस से लौटाना होगा। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जब एक कंपनी अपने शेयर्स का क्या करती है, रिडम्पशन करती है, तो वो कौन से रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक कंपनी अगर वो कर रही है तो सबसे पहले वो फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए। अगर फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर है तो वे कंपनी तभी उनका रिडम्पशन कर सकती है। अगर वो शेयर फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली है, तो उनके ऊपर जो अमाउंट बची हुई है कंपनी को उनको अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनसे वो फाइनल कॉल की याचना कर लेनी चाहिए, मंगवा लेनी चाहिए। ये पहला तो होता है कि कंपनी केवल अपने उन्हीं शेयर्स का रिडम्पशन कर सकती है जो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब वो पूर्णतः क्या है, वो पूर्ण दत्त है, उनके ऊपर पूरी राशि हमें प्राप्त हो चुकी है, उनके ऊपर अभी तक कोई भी अमाउंट एरियर नहीं है। दूसरा कर सकती आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर न्यू इशू। कंपनी क्या करती है कि सबसे दूसरा जो करेगी, या तो वो न्यू इशू शेयर करके क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है, या अपने प्रॉफिट में से भी इनको क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है, तो उसको एक CRR बनाना कंपलसरी होता है। CRR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब क्या होता है कि कंपनी को जो जितने की अमाउंट्स का वो रिडम्पशन करना चाह रही है अपने प्रॉफिट में से, उसका इतना ही हिस्सा अपने CRR में ट्रांसफर करना कंपलसरी होता है। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है कंपनी की, उसको कंपनी की फेस वैल्यू के बराबर की राशि कहां जानी चाहिए, CRR के अंदर। देखो, CRR कंपनी की जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसमें जितनी अमाउंट होगी उतने के अमाउंट के हिसाब से ही हमारे को जो शेयर है उनका हम क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं उनका अगर शोधन कंपनी अपनी पूंजी में से कर रही है तो इससे कंपनी की पूंजी में कमी नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखो इनका रिडम्पशन करने के बाद भी इस कंपनी का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। और जब कभी कोई कंपनी अपने रिडम्पशन करने के लिए न्यू इशू करती है शेयर्स का, तो इससे कंपनी की पूंजी में वृद्धि नहीं हो सकती, उसकी कैपिटल इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही नए अंश निर्गमन के 1 महीने के अंदर ही पूर्वाधिकार अंशों को क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो वो 1 लाख शेयर इशू करेगी तो उसके पास जो कैपिटल आएगी तो वो किसका रिडम्पशन करेगी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर देगी, अमाउंट दे देगी, तो इससे उसकी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के अंदर इसकी 30 दिन के अंदर इसकी जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो कंपनी रजिस्ट्रार को देनी कंपलसरी होती है। और पूर्वाधिकार अंशों का शोधन ऋण पत्र को निर्गमन करके नहीं किया जा सकता, मतलब डिवेंचर को इश्यू करके हम कभी भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या नहीं कर सकते हैं, रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जब एक कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर का क्या करती है, रिडम्पशन करती है, तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री बनाएगी। वो जनरल एंट्री को यूज करने के लिए हम सबसे पहले 2 बातों को ध्यान रखेंगे। अगर कंपनी ने अपने अंशों को क्या किया है, फेस वैल्यू पे इश्यू किया है, नए अंश जो इश्यू कर रही है अगर वो फेस वैल्यू पे किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहली जो जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे ही ये राशि आपको प्राप्त होती है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जैसे ही हमारे को राशि प्राप्त हुई है एप्लीकेशन की, हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा आता है, अगर हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर अंशों को हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक और हमारी वो बन जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने अंशों को किस पे इशू किया है, अपने प्रीमियम पे, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वो कहां आ जाएगी, हमारे क्रेडिट साइड के अंदर, जिसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर कोई कंपनी जब अपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करती है, अगर वो उसको प्रीमियम देना चाहती है, तो ऐसा जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है, हानि होती है, और इस हानि की जो पूर्ति है वो कहां से की जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अगर पर्याप्त शेष नहीं है, तो वो किसको यूज कर सकती है, सरप्लस को भी यूज कर सकती है। तो इसके लिए जनरल एंट्री कैसे बनाएगी, तो सबसे पहले लिखेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उसके पास वो है, क्या बोलते हैं, सरप्लस बचा हुआ है या किसी प्रकार का कोई भी रिजर्व है, उनको वो क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। तो लिखेगी सरप्लस अकाउंट या ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट। किसी भी टाइप का अगर उसके पास रिजर्व है, उसका किसी भी प्रकार का सरप्लस हो, उसको यूज करेगी। और यहां लिखेगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कंपनी ने क्या कर दिया है, अपने प्रीमियम के ऊपर उनको क्या कर दिया है, उसको रिडम्पशन कर रही है, किसका, शेयर, अपने जो भी प्रेफरेंस शेयर है उनका। अगर कोई कंपनी इसके बाद जो राशि पूर्वाधिक अंशों को देनी होती है, प्रीमियम को छोड़कर उस राशि की तुलना के लिए नए जो हमने निर्गमन से प्राप्त जो राशि हुई है उसकी तुलना की जाएगी। अगर वो हमारे इक्वल है तो ठीक, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री जो बढ़ेगी, देखो कंपनी ने कहां से अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो कहां से यूज करेगी, जनरल रिजर्व को। तो लिखेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और क्या कर रही है, वो अपने उसको जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर किया था, कहां क्या रही थी उसने, टू CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। तो ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर हमने जो अमाउंट है जो शेयर होल्डर को देनी है या को उसको कुल जो राशि बनती है उसको अगर हम पे करेंगे, तो उसके लिए क्या बनेगी, रिडम्पशन। हम किसको कर रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को, तो लिखेंगे रिडम्पशन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। जितने भी अमाउंट को हमने उसको पे करना है प्रीमियम के ऊपर, वो आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। या एक बात ये ध्यान रखनी है कि जितनी जो हमने अपने शेयर होल्डर को अमाउंट देनी है वो कहां देंगे, टू रिडम्बल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और जब शेयर होल्डर को अमाउंट दी जाएगी वो बैंक से दी जाएगी, तो लिखा जाएगा रिडम्बल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कि हमने जितने भी शेयर होल्डर हैं हमारे, जिनका हमने रिडम्पशन कर रहे हैं, उनके अमाउंट दे देंगे रिडम्बल और प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से। थैंक यू।